कॉमर्स कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इंटरनेट से कुछ खरीदने बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ई कॉमर्स कहलाती है। ई कॉमर्स होता है अपने पास में 4 प्रकार का। पहला है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर जो होता है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब का यूज करते हैं अपन, और एक ग्राहक के तौर पे अपन कंपनी से कुछ भी मंगवाते हैं। दूसरा होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। डायरेक्टली या तो नेम पूछ सकते हैं इनके, फुल फॉर्म क्या होती है अपने पास में, तो B2C की फुल फॉर्म क्या होती है अपने पास में, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B की बिजनेस टू बिजनेस। या फिर पूछा जा सकता है कि इनके अंदर आने वाली साइट्स कौन कौन सी है, तो इस वाले में तो बताई दी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह आती है। B2B के अंदर आती है अमेजोन बिजनेस, अमेजोन बिजनेस, इंडिया मार्ट, और अलीबाबा, ये इसमें आएगी। इसके अलावा आता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि कोई व्यक्ति अपने बनाए उत्पादनों को कंपनी के माध्यम से बेचना चाहता है। तो किन किन कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, इनके माध्यम से वह बेच सकता है। दोनों सेम है, B2B और B2C और C2B दोनों की सेम कंपनी आती है। C2C का मतलब होता है एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से कुछ खरीदता है, यानी कि पुराना सामान। अब यहाँ पे कह सकते हैं पुरानी वस्तुओं को खरीद बेचान जो करते हैं, पुरानी वस्तुओं को खरीदना व बेचना, तो उसके लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है, C2C की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कौन कौन से हैं अपने पास में, OLX, eBay, ये 2 कंपनियां होती है जो कि क्या करती है, C2C का कार्य करती है। अगले लिख लेंगे अपन यहाँ पे, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स साइट ई बाजार है। राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाई जाती है अपने पास में ई कॉमर्स साइट, उसका नाम क्या है, ई बाजार है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो वेबसाइट चलाई जाती है उसका क्या नाम है, ई बाजार के नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचती है। क्लियर है, यहां तक बता लो। खरीद सकते हैं, कुछ भी कभी भी खरीद सकते हैं। रात का समय हो तो भी अपन कोई ऑर्डर कर सकते हैं, मना थोड़ी कर देगा कि 12 बजे ऑर्डर नहीं कर सकते हो, तो कभी भी आप खरीद सकते हो। कुछ भी सामान जो आपने खरीदा है वह आप जो पेमेंट करते हो, पेमेंट के अपने कल पढ़े थे, पेमेंट काफी सारे प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैश ऑन डिलीवरी, अगर कैश ही दे रहे हो डायरेक्ट। एक होता है कि अपने जो प्लास्टिक मनी होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनसे पेमेंट कर सकते हैं। या मोबाइल के माध्यम से जो अपने ऐप्स वगैरह चलती है जिसको मोबाइल वॉलेट कहते हैं, उसके माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बहुत सारे प्रकार ई कॉमर्स में पाए जाते हैं। थर्ड आता है इसके अंदर की जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, अगर वह हमें पसंद नहीं आई या किसी प्रकार का कोई डैमेज है तो वो उसे लौटाया भी जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास में किसमें प्राप्त होती है, ई कॉमर्स में प्राप्त होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, हटा रहा हूं उसको। क्या कहलाता है, सोशल नेटवर्क कहलाता है। पहला प्रकार है फेसबुक। 2004 में मार्क जकरबर्ग ने इसे तैयार करा था। कुछ लिखना क्या कहलाता है, इसमें पोस्ट कहलाता है। पोस्ट को थम्स इमेज के माध्यम से लाइक कर सकते हैं। प्रोग्राम का इवेंट निर्धारण कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो तो इवेंट बना सकते हैं इसके अंदर। किसी विशेष बात या समर्थन के लिए इसमें पेज का निर्माण भी किया जा सकता है। ये फेसबुक की बात चल रही थी अपने पास में। 2022 में एलन मस्क द्वारा इसको खरीद लिया गया, उसका नाम क्या रख दिया गया, नया नाम है एक्स। तो ट्विटर का नया नाम एक्स रखा गया है। कुछ लिखना इसमें ट्वीट कहलाता है, जिसका जवाब देना रिट्वीट कहलाया जाता है। इसमें 140 शब्दों तक ही लिखा जा सकता है और इसीलिए इसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, ट्विटर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 140 शब्दों के अंदर ही लिखा जाता है। इसके अंदर जब भी हम किसी को अनुसरण करते हैं तो यहाँ पे फॉलोवर एंड फॉलोइंग कहलाते हैं। ये अपने को फॉलोवर्स एंड फॉलोविंग्स कहलाई जाती है, ठीक है। साथ में इसके अंदर एक और चलता है जिसको बोलते हैं हैशटैग। हैशटैग, ये हैशटैग वैसा ही है जैसे कि अपने फेसबुक पर आता है, फेसबुक के अंदर पेज आता है, वहां उसी प्रकार से ये रहता है अपने पास में, हैशटैग रहता है। ट्विटर के अंदर किसी चीज को काफी ज्यादा मुद्दे से उठाया जाना करना या काफी ज्यादा उसको चर्चित करना, उसको क्या कहलाता है, ये हैशटैग। इसका साइन कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना ट्विटर। क्लियर है।
ऑनलाइन शिक्षा एमडब्ल्यूसी एक माध्यम होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कई बार पर्सन पूछा गया है एमडब्ल्यूसी का पूरा नाम, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का पूरा नाम होता है। क्या क्या यानी कि किस किस माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है, या तो वीडियो के माध्यम से, या ऑडियो के पीडीएफ के माध्यम से, वर्ड के माध्यम से, या पीपीटी के माध्यम से। इनके माध्यम से नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा सकते हैं, और इसके माध्यम से लाइव क्लास को प्रोवाइड कराया जाता है। कौन कौन संस्थाएं कर रही है? कौरसेरा, यूडीसीटी, एडेक्स, खान अकेडमी, बायजूस, अनअकेडमी, काफी सारी ऐसी संस्थाएं हैं। उसमें उत्कर्ष भी आ गया, सब कुछ आ गया अपना। तो कुछ पॉपुलर यहाँ पे लिख दिए, बाकी आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत तो कि जैसे अभी जो फेमस चल रही है अपने पास में उत्कर्ष वगैरह जो है वो फेमस चल रही है, तो उनका नाम भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा की क्या एक प्रकार है, प्लेटफॉर्म है, तो वो ऑनलाइन शिक्षा के एक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं टॉपिक। राज ई ज्ञान में क्या आता है कि जैसे अपने पास में आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो भी, और आपको कुछ किताबें ऐसी है जो कि 10th की या 12th की चाहिए भी, और वो आपको पढ़नी है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से किस पे जा सकते हो? राज ई ज्ञान पे जा सकते हो। वहां पे आपको काफी सारी इस प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। स्वयं पोर्टल क्या होता है कि आफ्टर 10th एंड 12th के बाद में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि आगे करियर में क्या करना है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो एसएसओ माध्यम है, एसएसओ आईडी के माध्यम से एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है स्वयं पोर्टल, जिसपे कुछ समय पहले आपके स्कूल वालों ने जोड़ा था, आपको गवर्नमेंट स्कूल वालों ने भरवाए थे ना फॉर्म स्वयं पोर्टल के, याद ही नहीं है ना, चलो छोड़ो ये तो। वहां पे आपने स्वयं पोर्टल के फॉर्म भरवाए गए थे। उस पोर्टल के अंदर क्या था कि आपको कुछ व्यक्ति द्वारा, जो कि जानकार व्यक्ति थे, उनके द्वारा आपको काउंसलिंग दी जा रही थी कि भाई आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछ सकते थे कि भाई ऑनलाइन कि हमने 10th कर ली है, 10th में हमारी इतनी प्रतिशत बनी है, मेरा रुझान जो है मैं इधर जाना चाहता हूँ, क्या क्या इसके लिए स्कोप है, कैसे क्या जाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती है। ई वॉलेट क्या है? तो राजस्थान ई वॉलेट क्या होता है? अपने पास में एक ऐसा सुविधा है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट, जैसे 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट हुई, इसके अंदर रोल नंबर से वेरीफाई करवा के आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। जब ये डॉक्यूमेंट के अंदर हम रोल नंबर वगैरह डालते हैं, तो जो भी 10th और 12th कौन कराता है? बीएसईआर अपन को, बोर्ड सेकेंड एजुकेशन ऑफ राजस्थान। तो बोर्ड सेकेंड एजुकेशन राजस्थान इसको क्या करता है? वेरीफाई करता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है रोल नंबर जो डाला है ना, ये यहाँ से वेरीफाई, ये व्यक्ति हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसका आप प्रिंट आउट निकाल के कहीं भी दे सकते हो। ओरिजिनल मार्कशीट का ही ये काम करती है। किसमें रखोगे आप? ई वॉलेट में। तो इसे आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करके रख सकते हैं। किसमें? राज ई वॉलेट में। और जो व्यक्ति भी बच्चे आप में से कॉलेज कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि ये राज्य सरकार का है, तो केंद्र सरकार का भी एक चलता है, इसका नाम है डीजी लॉकर, डीजी लॉकर, जिसमें भी आप अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार, जन आधार, आधार कार्ड हुआ, 10th एंड 12th की मार्कशीट हुई, ग्रेजुएशन मार्कशीट हुई, वो सारी सारी आप इसके अंदर भी रख सकते हो। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ही भाग होता है। ये केंद्र सरकार का है, और ई वॉलेट किसका है? राज्य सरकार का एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? उठा लो फटाफट से इसको भी। इसे अपन क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है? ऑनलाइन द्वारा यूजर के डाटा को क्या करा जाता है? सुरक्षित स्टोर करके रखा जाता है। आपके मोबाइल का स्टोरेज भर गया, ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप का स्टोरेज भर गया, तो उसका डाटा जो है एक जगह पे सुरक्षित रख दिया जाएगा। आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल है उसका स्टोरेज नहीं गिर के ऑनलाइन रूप से सुरक्षित हो जाएगा। इसे ओपन स्टोर भी कहा जाता है, ओपन स्टोर भी कहा जाता है। इसे काफी कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जैसे गूगल द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं गूगल ड्राइव। पढ़ा था अपन ने कि 25 MB से अधिक की फाइल जो होती है वो गूगल ड्राइव पे सुरक्षित होती है। तो यहाँ पर अपने पास में ध्यान, तो यहाँ पर अपन को मिलता है 15 GB तक फ्री मिलता है। ये अपन को जब भी अपन ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, अपने आप ही क्या मिल जाता है? गूगल ड्राइव अपन को कितना मिलता है? 15 GB तक फ्री मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपन को 1 GB तक का देता है, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रॉपबॉक्स कंपनी है ये 0 देता है। आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, पैसे देके खरीदोगे तभी आपको मिलेगा। अगर इसी में से पूछ ले कि राजस्थान सरकार का कौन सा ओपन रिसोर्स स्टोर रहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? राज ई वॉलेट, जो भी पढ़ा था पढ़ने। या पूछ ले राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड स्टोरेज कौन सा चलाया जाता है, तो कौन सा हो गया? ई वॉलेट हो जाएगा। क्लियर है? उतार लो उसको भी। हो गया? भारत सरकार द्वारा कौन सा है? एनसीएस वाला है। सिग्नेचर नाम का ऑप्शन भी आता है कि एक साइड के अंदर यहाँ पे राइट साइन करा हुआ रहता है डिजिटल सिग्नेचर। तो ये कौन सा अधिनियम था? अधिनियम आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट
आईटी एक नागरिक को डायरेक्ट सरकार द्वारा प्राप्त हो रही हो, जैसे बिजली के बिल बिजली के बिल भरना हुआ, नल के बिल जो है उसका पेमेंट करना हुआ, वो डायरेक्ट घर से भी आप कर सकते हो मोबाइल के माध्यम से एसएसओ पे जाकर। दूसरा प्रकार होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी ऐसे कार्य जो ई मित्र के माध्यम से ही होंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते हो, जैसे कि जाति मूल आदि का बनाना, राशन कार्ड बनाना, ये सारे कार्य कौन करता है? ई मित्र करता है। तो ये कौन सी सुविधा हो गई? गवर्नमेंट टू बिजनेस की सुविधा हो गई। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक सरकार दूसरी राज्य सरकार से किसी प्रकार का कोई इंटरनेट कार्य करेगी तो होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ऐसा कार्य जिसके अंदर राज्य कर्मचारी की जानकारियां, एक राज्य कर्मचारी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसके कितने सर्विस बाकी है, कितने पैसे उसको मिल रहे हैं, कितने उसकी कटौती हो रही है, ये सारी जानकारी कहां से प्राप्त करेगा? G2E से। उतारो, अरे मैं समझाऊं जब समझ लिया करो। इसमें नंबर थे वो थे 7 डिजिट। क्या थे? 7 डिजिट थे, यानी कि अल्फाबेट में अपने पास में ABCD के अंदर कितने डिजिट हुआ करते थे? 7 डिजिट। और ये जो संख्या थी संपूर्ण परिवार की एक ही पहचान संख्या हुआ करती थी। ठीक है, तो 7 डिजिट का हुआ करता था, संपूर्ण परिवार की क्या थी? एक ही पहचान संख्या हुआ करती थी। जबकि जनाधार कार्ड कितने अंकों का है? 10 अंकों का है। यहां अंक आ रहे हैं अपने पास में, अच्छा यहाँ पे अल्फाबेट आएंगे, 7 अल्फाबेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास में? 10 अंकों के। प्रत्येक सदस्य का अलग पहचान अंक, यानी कि सिंगल एक नंबर तो रहेगा, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी अलग अलग पहचान अंक दिए गए थे। किसमें? जनाधार कार्ड के अंदर। लिखो उसको। और भामाशाह कार्ड में मुखिया किसको बनाया गया है? ये बात पता है सबको, है ना? किसको बनाया गया है? महिला जिसकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष। विवाहित हो अविवाहित हो? विवाहित ही होगी, तो ही उसे मुखिया बनाया जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन पुरुष अगर अविवाहित हो तो क्या वह जनाधार कार्ड के अंदर मुखिया बन सकता है? क्या बन सकता है? कितना? 21 वर्ष का। कितना? 21 वर्ष का पुरुष भी इसमें क्या बन सकता है? मुखिया बन सकता है। किसके अंदर? जनाधार कार्ड में। इस जनाधार कार्ड जो होता है अपने पास में, इस जनाधार कार्ड के द्वारा क्या दिया जा रहा है? DBT। क्या दी जा रही है? DBT का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट इसके अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी हस्तांतरण हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कोरोना के टाइम में प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, प्रत्येक परिवार के खाते में 500 रुपए डाले जाएंगे, तो किसके माध्यम से? जनाधार के अंदर जो भी महिला है और उस महिला का जो भी बैंक अकाउंट खुला हुआ है, वो बैंक अकाउंट जो भी खुला हुआ रहता उसके अंदर क्या डाला गया था? पैसा डाल दिया गया था। तो सीधा हस्तांतरण हुआ ना, तो ऐसा थोड़ी पंचायत में दिया गया था, पंचायत से व्यक्तियों को बांटा गया, तो सीधा बांटा गया। तो इसको क्या बोलते हैं? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा गया है। कोई दिक्कत है यहां तक में? चलिए लिख लीजिए इसको। मेडिकल सुविधा दी जाती थी जब कब? कि जनाधार कार्ड जिसका भी क्या बना हो, जनाधार कार्ड जिसका भी बना होता था उसे मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी। तो उसे मेडिकल फैसिलिटी कितनी दी जाती थी? 10 लाख की। कितनी दी गई? 10 लाख रुपए तक की। फिर 10 लाख से कितनी बढ़ा दी गई? उसकी 20 लाख बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई थी? 20 लाख। एक गवर्नमेंट ने जाते हुए 5,000 रुपए और 5 लाख और बढ़ाते हुए एक योजना का नाम लिखा, जिसका नाम रखा चिरंजीवी योजना। क्या रखा? चिरंजीवी योजना। और इस टोटल चिरंजीवी योजना के अंदर टोटल पैसा कितना कर दिया गया था? 25 लाख कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 25 लाख। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने RSCT में कि भाई चिरंजीवी योजना के तहत में कितने रुपए मिलते थे एक परिवार को? मिलते हैं मतलब ऐसे नहीं कि आपको 25 लाख रुपए दे दिए जाते थे, सुविधाएं थी कि मतलब कि आप इतने रुपए का क्या कर सकते थे? मेडिकल फैसिलिटी ले सकते थे। कितने की? 25 लाख तक की। अब नई योजना कौन सी चालू कर दी गई है? आयुष्मान योजना। इसमें कितना दिया गया है अपन को? 5 लाख रुपए तक का छूट बीमा दिया जाता है। कितने दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है।
क्लियर है का? नीचे वाले बता दूं एक बार में, ठीक है। पहले कितना था, चिरंजीवी योजना में कितना दे रहे थे अपन, 25 लाख तक का दे रहे थे। अभी कितना मिल रहा है अपन को, 5 लाख तक का मिल रहा है। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। जो व्यक्ति इसमें आएगा ना, उसको क्या दिया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो व्यक्ति जिसको एनएफएसए में जोड़ा गया है, एनएफएसए का मतलब जिसे क्या मिलता हो, राशन मिलता हो, राशन का सामान या राशन का गेहूं जो भी मिलता हो ना, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, ये फ्री होगा, ठीक है। जिसे एनएफएसए में जोड़ा गया है, राशन का गेहूं मिलता है, उसके लिए तो क्या ये फ्री है। और जिसको नहीं मिलता है उसका क्या होगा, तो उसे 850 रुपए प्रति वर्ष के जमा कराने पड़ेंगे। कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, 850 रुपए जमा कराओ, 5 लाख तक का बीमा आपको मिल जाता था, ठीक है ना। अब एनएफएसए होता क्या है, तो एनएफएसए में क्या होता है अपने पास में कि यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक बार पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना। इसमें क्या होता है, मिनिमम एमएसपी, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कई बार कि भाई एमएसपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। ऐसा है कि जिसमें क्या होता है, अपनी जो भी किसान होते हैं, जो कि उपज उगाते हैं, वह सरकार को अपनी उपज बेचते हैं कि निर्धारित मूल्य के अंदर के ले लीजिए हमसे इतने रुपए में, तो वो क्या कहलाता है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाया जाता है। गेहूं ले लिए जैसे अपन ने, है ना। फिर इस गेहूं को कहां भेजा जाता है, एफपीएस पे। किस पे भेजते हैं, एफपीएस। इसका पूरा नाम होता है फेयर प्राइज शॉप, फेयर प्राइज शॉप, जिसे बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान। इसका मतलब क्या होता है, राशन की दुकान, राशन की दुकान। तो राशन की दुकान को क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस, उचित मूल्य की दुकान बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ने खरीदा एमएसपी पे, एमएसपी पे किसके पास भेजा, राशन की दुकान में भी दिया। राशन की दुकान से किसको मिलेगा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे वाला। तो देखो एनएफएसए में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एमएसपी वाला जो भी राशन होता है, वह एफपीएस के माध्यम से बीपीएल और एपीएल दोनों को दिया जाता है। जिसको भी ये दिया जाता है उसके लिए ये आयुष्मान योजना में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख मिलता है। और जिसको भी नहीं मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है, उसको कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं, 850 रुपए प्रति वर्ष के जमा कराने पड़ते हैं। क्या दांत निकाल रही है, क्या दिक्कत आ गई, उतार लो। आधार कार्ड बना सकते हो, परिवार के अन्य सदस्यों का क्या बन सकता है, इससे जन आधार कार्ड बन सकता है, आधार कार्ड बन सकता है, आधार कार्ड बन सकता है। फिलहाल पहले आधार कार्ड से जन आधार बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, उसका बनाना है, तो जन आधार कार्ड से अपन उसका रेफरेंस दिलवा सकते हैं। इसके अलावा विवाह पंजीकरण, विवाह पंजीयन, विवाह पंजीयन में ये चीज अपन को जरूरी होती है कि जन आधार कार्ड होना ही होना चाहिए, नहीं तो विवाह पंजीकरण नहीं होगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारे जितने प्रमाण पत्र ये किससे बनते हैं, अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो लिख सकते हो उसको, जन आधार कार्ड के माध्यम से अन्य सदस्यों का जन आधार, आधार कार्ड, विवाह पंजीयन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को बनाया जा सकता है। लिख लीजिए फटाफट से। संपर्क क्या होता है, राजस्थान संपर्क। तो एक पोर्टल है राजस्थान संपर्क, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, तो इसे बोल सकते हैं अपन शिकायत दर्ज कराने के लिए उपलब्ध पोर्टल। शिकायत दर्ज कराने के लिए उपलब्ध एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है, राजस्थान संपर्क है। इस राजस्थान संपर्क में आप शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो उसके 5 प्रकार है अपने पास में। पहला है टोल फ्री नंबर, पहले देख लीजिए फिर बाद में लिख लो, मौका दूंगा लिखने का। टोल फ्री नंबर 181। इसके अलावा है अपने पास में
ई मित्र से, ई मित्र पे जाके भी करा सकते हैं। राज संपर्क पोर्टल, पोर्टल का मतलब वेबसाइट से, वेबसाइट से, और राज संपर्क ऐप से, मोबाइल वाली से, ठीक है। और या फिर विभाग, विभाग के आईटी, विभाग के आईटी केंद्र पे जाके भी इसको दर्ज कराया जा सकता है। ये 5 प्रकार है जिसमें आप क्या कर सकते हो, शिकायत को दर्ज करा सकते हो। इसका समाधान कैसे किया जाएगा, तो पहले तो सबसे पहले होगा क्या, पंजीयन, शिकायत का क्या कर दिया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आएगा एलोकेशन, फिर आएगा इसका डिस्पोजल, और फिर आएगा इसका वेरिफिकेशन। ये 5 तो प्रकार है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई शिकायत को दर्ज करा सकते हो। या तो टोल फ्री नंबर 181 पे कॉल करो, ई मित्र से करो, राजस्थान संपर्क वेबसाइट से करो, या राजस्थान संपर्क ऐप से करो, विभाग के डायरेक्ट आईटी केंद्र पे जाके भी कर सकते हो। सबसे पहले शिकायत को क्या करना पड़ेगा, अपन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर शिकायत का पता लगाया जाएगा सही भी है कि नहीं, मॉडरेट किया जाएगा। फिर जिस विभाग की शिकायत होगी उसे ट्रांसफर किया जाएगा, शिकायत का समाधान किया जाएगा, और फिर उससे बाद में ग्राहक से पूछा जाएगा कि भाई आपकी शिकायत का समाधान हो गया या नहीं हुआ, तो वेरिफिकेशन किया जाएगा। लिख लीजिए इसको, राजस्थान जन सूचना। इसमें क्या कर सकते हैं, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी शुल्क वे डॉक्यूमेंट के राज्य के किसी भी विभाग की सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो बिना किसी शुल्क और बिना किसी डॉक्यूमेंट के कोई भी व्यक्ति किधर की भी जानकारी को क्या कर सकता है, यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर है, अपने जन सूचना पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो ये जन सूचना पोर्टल था जिसमें बिना किसी शुल्क और डॉक्यूमेंट के कोई भी विभाग की सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। पेज नंबर ही नहीं है, पीछे 216 है, 215 लिखा ही नहीं अगले ने, यार क्या करूं। 216 पेज नंबर निकाल लो, तो किताब भी है कि ना है, तो बेटा क्या ऊपर की तरफ भी आपको दे रखा है यहाँ पे राजमेघ, 3 नंबर पे दे रखा है राजमेघ, ये राजस्थान क्लाउड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसे चाहे से कॉपी में कर लेना, या फिर आप इसमें मार्क करना चाहते हो तो मार्क कर लो। राजमेघ एक लिख लो, जिनके पास किताब नहीं है वो भी लिख लो। राजमेघ एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, राजमेघ एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है जो क्लाउड नेट का कार्य करता है, क्लाउड नेट का कार्य करता है, जो क्लाउड नेट का कार्य करता है, जो क्लाउड नेट का कार्य करता है। तो क्लाउड नेट का कार्य करता है। दूसरा लिख लो, सबसे मोस्ट है राजधरा, 1-2 बार ही पूछा गया है फिलहाल, लेकिन पूछा जा सकता है वापस से। राजधरा, राजधरा नहीं सॉरी राजधारा, धारा लिखो, धारा DHR वाला धारा, राजधारा। यह एक GIS, यह एक GIS, यह एक GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से लाइव तथा सैटेलाइट,
भूमि मापांकन किया जा सकता है, भूमि मापांकन किया जा सकता है, नाप चोक की जा सकती है इनकी, भूमि मापांकन किया जा सकता है। राजधारा नाम से समझ में होगा किसके काम आएगा, पटवारी के काम आएगा ये चीज, ठीक है ना। ऑनलाइन रूप से वो क्या कर सकता है, इसके अंदर किसी प्रकार से जो नाप चोक है वो कर सकता है। शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे कि आयुष्मान भारत का जो नाम है दूसरा वो क्या है, ABY भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ABY क्या है, तो ABY क्या है, आयुष्मान भारत योजना है, शॉर्ट नेम ही हो जाएगा इसका, है ना। पेज नंबर 230 पे फटाफट आ जाइए। भारतीयों को मिलने वाली छात्रवृत्ति किस विभाग द्वारा दी जाती है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाती है। विदेशी लोग ऊर्जा से निधि योजना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है अभी, ठीक है, जिसके अंदर किसानों को क्या मिलता है, कुछ जो धनराशि दी जाती है 2-2 हजार रुपए दी जा रही है, तो उसके अंदर वो किस विभाग द्वारा दी जा रही है, तो भारत सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन किस विभाग के द्वारा दी जा रही है, तो सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही है। तो किसानों के पास जो आ रहा है पैसा वो किस विभाग के द्वारा आ रहा है, सहकारिता विभाग के द्वारा आ रहा है। होती है उसका एक नापचोक करके किस व्यक्ति के नाम पे वो है ये सारा बताया जाता है, तो वो जमाबंदी कहलाती है। जमाबंदी कौन निकाल के देता है, राजस्व विभाग निकाल के देता है। SSO का पूरा नाम क्या होता है, बता दिया, सिंगल साइन ऑन। जन सूचना पोर्टल के संबंध में क्या सत्य नहीं है, जन सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण आवश्यक है क्या, आवश्यक नहीं है। अभी मैंने देखो लिखवाया कि कोई भी सूचना बिना शुल्क और डॉक्यूमेंट के प्राप्त की जा सकती है, तो ये असत्य हो गया इसमें। SSO कहते हैं तो एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो आधार कार्ड के जरिए कर सकता है। अब नीचे लिखा है भामाशाह कार्ड भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि गलत है, अभी बंद हो चुका है, तो A व B दोनों हो जाएगा। निम्न से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन है, मॉडरेशन है, एलोकेशन है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रति परिवार को कितने लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न से क्या सत्य है, योजना के लाभ पूरे भारत पोर्टल पे है, पोर्टेबल है। योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को देश भर में किसी भी सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस लाभ लेने की अनुमति है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एक पात्रता अधिकारिता योजना होगी जिसमें पात्रता SECC डेटाबेस में गरीबी मापदंडों के आधार पर तय की जाएगी। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। निम्न में से किस के द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क में शिकायत दर्ज कर सकता है, टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। सिंगल साइन ऑन का क्या उद्देश्य है, तो SSO क्यों बनाई गई है, तो SSO ये इसलिए बनाई गई है सहायता डेस्क लागत को कम करे, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाए, उत्पादक को बढ़ा दे, उपरोक्त सभी। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न से क्या सत्य नहीं है, प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या दी जाती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया होगी, सही है। प्रत्येक परिवार को 16 अंक की पहचान संख्या, गलत है। जन आधार कार्ड योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। क्लियर है, ये लेसन खत्म हो गया। पेज नंबर 200। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है, पहली सेवा है आधार सेवा है। आधार सेवा जो है अपने पास में एक आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड के जो अंक होते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो 12 अंक होते हैं। होता है UIDAI इसे जारी करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, बैंक से इसका लिंक होना जरूरी है क्योंकि जो आपके पैसे वगैरह निकलेंगे वो इसी के माध्यम से निकाले जाते हैं। फिर आता है अपने दूसरा जो चीज है वो पैन कार्ड है। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है अपने पास में, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और इसके अंदर 10 5 6 तो अपने पास में अंक है इसके अंदर और 4 अल्फाबेट आते हैं, 4 अल्फाबेट आते हैं और 6 अंकों वाला आता है। और इसे बनाने के लिए अपन को 49A फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। NSDL द्वारा इसको बनाया जाता है। NSDL वेबसाइट एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ITR फिल करनी होती है अपन को। ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है अपने पास में, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी टैक्स चुका सकते हैं, तो ITR कहलाई जाती है अपने पास में। तो पैन कार्ड है अपने पास में।
KYC, KYC का पूरा नाम होता है यू आर कंज्यूमर। अपने कंज्यूमर को जानिए पहचानिए। टिकट जो बुकिंग की जाती है वो कहां से की जाती है, तो वो की जाती है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है, ये सब आपको मिल जाएंगे अपने जो नोट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है सारा वहां पे, वहां पढ़ लेना आप इसको एक बार। कि IRCTC जो होती है वो एक रेलवे विभाग है जिसके अंदर अपना क्या होता है, टिकट जो होता है वो बुकिंग की जाती है किसी प्रकार का। इसका जब बुकिंग की जाती है तो अपन को एक नंबर मिलता है, जिसका नंबर का मतलब होता है PNR नंबर। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार से अपन को कोई असुविधा हो रही है, कोई प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो अपन 139 पे कॉल करके या मैसेज करके भी यहाँ पे शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बस सर्विस है उसमें भी अपन को दिया गया IRS और राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, RSRTC, राजस्थान स्टेट रोडवे ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन है, जिसके अंदर अपन को बसों की टिकट की जो होती है वो बुकिंग कराई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अपने पास में आता है एक और, वो आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है PSK, पासपोर्ट सेवा केंद्र द्वारा बनाया जाता है। पिछली प्रीवियस पेपर के अंदर ये पूछा गया था कि PSK का पूरा नाम क्या होता है। PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। इसके अलावा एक RPO भी आता है, RPO का पूरा नाम होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, जो कि एक क्षेत्रीय विभाग होता है, क्षेत्रीय ऑफिस होता है, RPO कहलाया जाता है। इसके अलावा NVSC एक पोर्टल होता है अपने पास में, नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल, ये जो पोर्टल है मतदाता दिवस के दिन, मतदाता दिवस के दिन इसको प्रारंभ किया गया था। 2015 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। इसके अंदर हमें कार्ड मिलता है, उस कार्ड को बोलते हैं इपिक कार्ड बोला जाता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसको बोला जाता है, जो कि एक प्लास्टिक कार्ड अपने पास में उपलब्ध होता है। ये हो गया कौन सा लेसन, 14 लेसन। जो अपने प्रिंटिंग निकालते हैं, तो प्रिंटिंग निकालने के लिए, फाइल की प्रिंटिंग निकालनी हो तो कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, P के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। पेन ड्राइव USB में डाटा संचय करना, जब हमारे पास में कंप्यूटर से अगर हम डाटा ले रहे हैं जिसमें CD DVD में, तो ये क्या कहलाता है, बन कहलाता है। लेकिन अगर CD DVD से कंप्यूटर में डाटा ले रहे हैं तो ये कहलाता है कॉपी एंड पेस्ट। अगर हम किसी प्रकार से पेन ड्राइव है हमारे पास में, पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव से डाटा दे रहे हैं या फिर उससे पेन ड्राइव से डाटा ले रहे हैं, तो भी ये क्या कहलाएगा, कॉपी एंड पेस्ट ही कहलाता है। केवल कंप्यूटर से डाटा CD में लेना, यही केवल बर्निंग कहलाता है, बाकी सारे कॉपी पेस्ट ही कहलाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं, किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। यानी कि किसी फोटो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चेंजेस अगर करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर एक नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर अपन ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। जोड़ते हो तो कंप्यूटर के जोड़ने पर अपने पास में 4 अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन PC ओनली, प्रोजेक्टर ओनली, डुप्लीकेट एंड एक्सटेंड। कौन कौन से हैं अपने पास में 4 प्रकार, इसमें अलग दे रखा है क्या? लैपटॉप या कंप्यूटर को जोड़ते हैं आपस में, तो उसके अंदर 2 पिनें होती है, एक तो होती है VGI पिन और एक होती है HDMI पिन। VGI पिन का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स, VGA पिन होता है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर होता है, इसका कलर जो होता है नीला होता है और इसके अंदर पिने जो होती है वो कितनी होती है, 15 पिने होती है। HDMI पिन जो होती है उसका नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एक पिन होती है, यानी कि जिसमें केवल अपन को चित्र देखना हो तो चित्र देखने के लिए कौन सी है, VGA। और देखिए चित्र के साथ साथ अगर अपन को आवाज भी अगर ट्रांसफर करनी है तो कौन सी चीज होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस अपन को चाहिए होती है। हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार से कोई परेशानी आ जाती है, समस्या आ जाती है, विंडो उड़ जाती है, तो कंप्यूटर में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं रिस्टोर पॉइंट। उसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, बैकअप दे सकते हैं कि जब भी हमारा कंप्यूटर डिलीट हो तो हमारा सारा डाटा अपने आप ही किसमें चल जाएगा, रिस्टोर पॉइंट में। कंप्यूटर पूरा डिलीट हो जाएगा लेकिन डाटा हमारा रिस्टोर पॉइंट से वापस लिया जा सकता है। 4 वाले नंबर का लेसन क्योंकि नया जुड़ा है और इसमें से क्वेश्चन काफी कम आए थे, पिछली बार भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार आने की पूरी संभावना है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें से अब की बार में।
ऑफिस टूल्स क्या है? ऑफिस टूल्स का मतलब है कि हम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माध्यम से, परंतु उसके अलावा हम गूगल के माध्यम से भी ऐसा कर सकते हैं। तो गूगल के अंदर आता है गूगल वर्क स्पेस। क्या नाम है इसका? गूगल वर्क स्पेस। गूगल वर्क स्पेस क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लिखने संबंधी काम, कैलकुलेशन संबंधी काम या पावर पॉइंट आदि को बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये एक एप्स आती है अपने पास में जिसका नाम है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है कि ये वर्ड की फाइल जो होती है वर्ड की तरह कार्य करता है और इसमें वर्ड का कार्य संपूर्ण किया जा सकता है। गूगल शीट दूसरी कौन सी है? गूगल शीट्स। तो शीट किस में बनती थी अपने पास में? एक्सेल में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल का कार्य सारा का सारा किया जा सकता है। गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड में क्या कर सकते हो, पावर पॉइंट की जितनी भी चीजें हैं उसका सबका कार्य किया जा सकता है। पावर पॉइंट का जितना भी वर्क है वो सारा का सारा किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा इसमें आप जीमेल, कैलेंडर, ये मैंने बताया था कि भाई आउटलुक नाम से एक फंक्शन बनता है इसके अंदर, और आउटलुक का कार्य क्या होता है? जीमेल, कैलेंडर, मीट का मतलब होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, यानी कि काफी सारे लोग हैं एक साथ में अलग अलग जगह पे और मीटिंग करना चाहते हैं तो गूगल मीट का प्रयोग करके वे आपस में मीटिंग कर सकते हैं। चैट एंड स्पेस, इसमें आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। ड्राइव, इसके अंदर डाटा रख सकते हैं। डॉक्स का मतलब बता ही दिया, डॉक्स के अंदर वर्ड का कार्य होता है। शीट्स में एक्सेल का काम होता है और स्लाइड के अंदर क्या होता है, पावर पॉइंट का वर्क किया जाता है। फॉर्म्स, फॉर्म्स का मतलब होता है किसी जानकारी को उपलब्ध कराया। मैं जैसे अभी यहाँ पे करावे के भी अपन किसी चीज के लिए कि भाई क्लास में अभी 3 बजे तक कौन कौन रुकना चाहता है, तो मैंने एक फॉर्म सबमिट करवा दिया आपको और सबको कह दिया कि ऑनलाइन इसको भर भर के दे दीजिए, मैं खुद ही इसका रिव्यू कर लूंगा कितने ना कह रहे हो कितने हाँ कह रहे हैं। तो यानी कि जानकारियों को एकत्रित करने के लिए एक जो फॉर्म एक सूचना पत्र बनाया जाता है उसका क्या बोलते हैं, फॉर्म बोला जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका पैसा नहीं लगता अपने पास में। कीप का मतलब क्या होता है, कोई भी अपने पास में डॉक्यूमेंट है या नोट्स है उनको संग्रहित करके रखना क्या कहलाता है, कीप कहलाता है। साइट्स, कोऑपरेटिव वेबसाइट, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वेबसाइटों को भी बना सकते हैं, अपनी जानकारी दूसरे लोगों को भी दिखा सकते हैं। करंट्स, एंटरप्राइजेस सोशल नेटवर्किंग एंड एंगेजमेंट, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि गूगल अपना प्रचार हर जगह करेगा। जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब में बार बार कुछ प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट जो बनते हैं वो किसके माध्यम से बनते हैं, गूगल करंट्स के माध्यम से बनाए जाते हैं। गूगल के अलावा और कौन से प्रोडक्ट है जो कि हमको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट बताते हैं, तो उसका नाम है लिब्रे। 180 पेज नंबर पे आ जाओ, 180 पेज नंबर पे। तो एक तो माइक्रोसॉफ्ट में अपन ने सीखा था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक कौन सा है, गूगल वाला देता है ये चीज, और एक कौन सा है, लिब्रे नाम से है। लिब्रे वाला भी हमको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाने के लिए सुविधाएं देता है। इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है ओडीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ओडीएफ। जैसे मैंने लिख दिया नरेना.odf, तो पूछ लेगा नरेना नाम की जो फाइल है वो किसकी है, तो लिब्रे ऑफिस की। किसकी है ये, लिब्रे ऑफिस की फाइल है ये। जो लिखने का कार्य करता है वो तो कौन करता है, राइटर। जो वर्ड का काम करता है वो कौन करता है, लिब्रे का राइटर। राइटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है लिब्रे का जो कि क्या करता है, लिखने संबंधी कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा आता है प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन वाले में क्या कर सकते हो आप, किसी प्रकार से पावर पॉइंट का कार्य कर सकते हो। और स्प्रेडशीट, तो एक्सेल का दूसरा नाम ही क्या है, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट अगर पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट कहां आता है, तो स्प्रेडशीट आता है लिब्रे के अंदर। किसमें आता है, लिब्रे में। और काम क्या करता है, अगर पूछ लिया जाए कि स्प्रेडशीट कौन सा प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्सेल का, किसका है, लिब्रे का। लिब्रे के अंदर अगर एक्सेल का कार्य करना है तो कौन सा प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा अपन को, स्प्रेडशीट चालू करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने पास में आता है WPS सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है, WPS सॉफ्टवेयर। ये WPS सॉफ्टवेयर भी क्या करता है अपने लिए कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए अलग अलग कार्य करता है। कहने का मतलब इतना सा ही है कि एक तो अपन ने जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करे थे माइक्रोसॉफ्ट में करे थे, इसके अतिरिक्त भी कौन किस पे कर सकते हैं, लिब्रे है अपने पास में, WPS है अपने पास में, और गूगल है। इनके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का कार्य कर सकते हैं।